गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एग्जाम में देखने को मिलता है, 5 मार्क्स में भी कभी कभी देखने को मिलता है, 3 मार्क्स में भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली जुड़ा होता है, देखिए कुंडली जुड़ा हुआ है, उसमें उसमें धारा जो है, धारा वोल्टेज से π/2 पीछे चलता है, इस बात को साबित करना है। यानी कि वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो करंट का फॉर्मूला बनना चाहिए I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। माइनस π/2 का मतलब किधर चल रहा है बोलो, पीछे चल रहा है। चीज को अगर हम इसको ग्राफिकली थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो कुछ इस तरह है ना। तो यहां देखो ऐसे बना दिए। अब मान लो ये वोल्टेज का ग्राफ है, इस तरह वोल्टेज इस तरह चला, ये वाला पॉजिटिव ले लो, ये वाला क्या ले लो, नेगेटिव। मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा इधर वाला। तो वोल्टेज π/2 जो है पीछे चलना चाहिए, तो ये होगा 0 डिग्री, ये होगा π/2, ये होगा पाई, ये वाला होगा 3π/2 और ये वाला होगा 2π। तो इस बार जो करंट है वो π/2 एक्चुअली पीछे चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। तो पीछे कैसे चलेगा, थोड़ा नेगेटिव में ले आते हैं, इस पॉइंट को पिक वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह करके आना चाहिए, ध्यान से देखना। तो ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरह बनना चाहिए, ऐसे। ठीक है, और इसका मैक्सिमम यहाँ, अगर इसको डॉट 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 लाइन से दिखाएं, देखो हम कैसे बना दे रहे हैं, ऐसे करके। तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो करंट यहां से आने का मतलब क्या है, करंट यहां से चल रहा है, यहां से चलने का मतलब है कि π/2 पीछे चल रहा है, ऐसे चलेगा। ये करंट का इक्वेशन बन गया यहाँ पर, ये करंट के लिए ग्राफ है। तो देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे वोल्टेज 0 पे है और ये π/2 पीछे है, π/2 है कि नहीं, यहां से करंट चलना शुरू हुआ है। तो करंट का इक्वेशन बना I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है, और ये वाला वोल्टेज का इक्वेशन, वोल्टेज का E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ। इस तरह आपको ग्राफ भी रिप्रेजेंट करके दिखाना। चलो साबित करके दिखाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखो, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना, जो कि यहाँ AC सोर्स से पैदा हुआ। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ये क्या है, आरोपित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, जो AC सोर्स से जो जोड़े हैं। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E इक्वल टू माइनस d∅/dt, और फाई का वैल्यू हम लोग पढ़े होंगे Li क्वाइल के लिए, है ना। तो Li पढ़े तो यहाँ डालोगे तो E बराबर होगा, यहाँ होगा माइनस dLi/dt, यानी कि सॉल्व करेंगे तो L बाहर हो जाएगा, माइनस LdI/dt। समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमको टोटल वोल्टेज लिखना। तो टोटल इसको ई डैश मान लेते, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम दिख रहा है, तो इसको ई डैश मान लेते। कुल वोल्टेज अगर लिखें तो कितना होगा, कुल वोल्टेज E प्लस ई डैश बराबर 0। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। एक्चुअली होता क्या है, कुंडली में आरोपित विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है ना। तो ये बराबर माइनस ई होगा, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो E प्लस ई डैश बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 0। तो ये टर्म याद रखना, बात समझ में आ जाएगा। अब पुट करो फटाफट, E का वैल्यू जैसे पुट करोगे यहाँ पे, तो E बराबर हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी प्लस ई डैश का वैल्यू होगा यहाँ माइनस, तो माइनस है ना, तो माइनस LdI/dt और इक्वल टू क्या हो गया बोलो, 0। इस टर्म को उधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो होगा LdI/dt इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो di/dt इक्वल टू L नीचे आ जाएगा, तो E0/L साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे देखो इसको मिटाते हैं। चलो देखो यहाँ ध्यान समझते हैं। तो इसको क्या करेंगे, dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ होगा di, मतलब हो गया di इक्वल टू होगा E0/L। ठीक है, E0/L साइन ओमेगा टी, और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा dt। अब ये di का मतलब क्या है, कुंडली में किसी क्षण प्रेरित विद्युत धारा। तो किसी क्षण प्रेरित विद्युत धारा कितना है, di इक्वल टू E0/L साइन d⍵/dt। अब इसको अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो जो है इस कुंडली में प्रेरित कुल धारा निकल जाएगा। तो अगर कुल धारा निकालना है, टोटल करंट, तो क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेटिंग कर दें। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जैसे इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन डी आई बराबर इंटीग्रेशन ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी और इंटू क्या हो गया बोलो डी टी। तो यहाँ से टोटल करंट बना आई, तो आई बराबर हो गया ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है तो बाहर, और इसका करो इंटीग्रेशन तो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी और बाई ओमेगा ये टर्म। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओमेगा बाहर, तो ई नॉट बाई ओमेगा एल, देखो अपने आप आया ई नॉट बाई ओमेगा एल, और बाई इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है ना यहाँ पर, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर ई नॉट बाई ओमेगा एल, और इस टर्म को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है ना, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बराबर होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो गौर से सुनो, ये जो दिख रहा है ना वेयर, मिटाते हैं फिर से ऊपर वाला टर्म। अब देखो यहां जो दिख रहा है ना वेयर, वेयर ई नॉट बाई ओमेगा एल इक्वल टू मैक्सिमम करंट होता है, आई नॉट होता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट या फिर पीक करंट, इसी को बोलते हैं। कौन सा करंट बोलेंगे, पीक करंट। तो पीक करंट का ये फॉर्मूला बनने के लिए आई बराबर वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है ओमेगा, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड। तो यहाँ पे और अगर समझना है इसलिए ओमेगा एल बराबर होता है एक्सएल, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कुंडली का प्रेरक प्रतिघात, कुंडली का प्रेरकत्व प्रतिघात, कुंडली का प्रेरक प्रतिघात, जिसे कुंडली का प्रतिरोध भी कहा जाता है, जिसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला आ गया ना, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, आपको याद होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पिछला वीडियो में बताए थे। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर पुट करेंगे, इसलिए हैंस करेंगे तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन की जगह, तो हैंस एक बार यही वाला फिर से लिख दे रहे हैं, क्या है ई नॉट बाई ओमेगा एल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं। तो आई बराबर हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये आ गया करंट का फॉर्मूला। तो इससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ा होता है, उसमें धारा जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे चलता है इस ग्राफ के अनुसार। और कुंडली का स्वप्रेरक का फॉर्मूला भी, कुंडली का स्वप्रेरक प्रतिघात का फॉर्मूला भी एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है। चाहो तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, होता है 2 पाई न्यू और इंटू एल, जो कि मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में ऑलरेडी बताया था। अब हम इसका देखते हैं एसी और डीसी में प्रभाव। ठीक है, इसका है ना, तो एसी और डीसी में क्या प्रभाव होता है देखते हैं। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ा रहता है, तो कुंडली के लिए देखते हैं, कॉइल के लिए एसी और डीसी का प्रभाव देखते हैं। तो अगर हमको देखना है, एक तरफ एसी का इफेक्ट देखना है और एक तरफ डीसी का इफेक्ट देखना है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्या होगा, ध्यान समझते हैं। तो अभी हम लोग एक्सेल का फॉर्मूला देखें, एक्सेल का फॉर्मूला आया 2 पाई न्यू और इंटू एल आया। तो हमको पता है कि एसी में फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होते रहता है ना फ्रीक्वेंसी, लेकिन डीसी के लिए अगर हम एक्सेल का यहाँ बात करें कुंडली को कॉइल के लिए, तो कॉइल के लिए एक्सेल का जो फॉर्मूला आया 2 पाई न्यू इंटू एल आया। अब यहाँ के लिए अगर न्यू ज़्यादा होगा तो एक्सेल भी ज़्यादा होगा। अगर न्यू का वैल्यू इनफाइनाइट कर देते हैं तो एक्सेल का वैल्यू भी क्या होगा बोलो, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट का फॉर्मूला बनेगा वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटा मतलब एक्सेल। तो एक्सेल का वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ गया तो हो जाएगा 0, माने एसी करंट को ब्लॉक कर देगा। एसी करंट को क्या कर देगा बोलो, ब्लॉक कर। यानी कि एसी करंट में मान लो जिसमें सिर्फ कॉइल जोड़ा हो, तो कॉइल जोड़ा हुआ है तो अगर बहुत ज़्यादा करंट होगा तो उसको पास होने नहीं देगा, कौन, एसी सर्किट। तो एसी सर्किट से पास होने वाला जो करंट होता है उसको ब्लॉक कर देता है कौन, कॉइल। लेकिन अगर डीसी में बात करें तो डीसी में क्या होने वाला देखते हैं। तो डीसी के लिए न्यू का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि डीसी वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग करंट नहीं होता, इसके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो एक्सेल भी क्या हो जाएगा बोलो, 0। और एक्सेल अगर 0 हो गया बाबू तो ई बाई 0, मतलब यहाँ से करंट
इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है पास होगा। यहाँ पर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल पास। तो यहां से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है इससे पास होगा। तो इससे समझ में आया कि एसी सर्किट में अगर कॉइल जुड़ा हुआ है तो एसी करंट को ब्लॉक कर देगा जब करंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक्सएल का वैल्यू बढ़ेगा, और एक्सएल क्या है, रिएक्टेंस, मतलब क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो एसी करंट का अपोज करेगा। और उसे करंट का अपोज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एसी करंट को पूरी तरह से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन डीसी करंट ऐसा नहीं करेगा। डीसी करंट जो है, अगर डीसी करंट किसी कॉइल से होकर पास करा रहे तो उसको आसानी से पास होने देगा। याद रखना, एसी सर्किट में कॉइल एसी करंट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन डीसी सर्किट में कॉइल डीसी करंट को ब्लॉक नहीं करता है, आसानी से पास होने देता है, क्योंकि उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी करंट के लिए होता है, लेकिन एसी करंट के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को इस टॉपिक से बताया। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बढ़िया से इस चीज को समझ लो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के लिए बात करेंगे, कैपेसिटर में क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं।